हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सौर एकेडमी पे स्वागत है। तो जहाँ तक आपका सीसैट का आज 2020 का मैं प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा कि आपके नंबर सिस्टम से जो आपका नंबर पे आधारित क्वेश्चन होंगे उन्हीं पे कराया जाएगा। तो आप देखिएगा कितना जो है आसान रहता है प्रश्न, लेकिन बस आप थोड़ा सा उसको ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे नंबर सिस्टम में मैंने आपको डिविजिबल भी बता दिया हूँ, किस तरह से नंबर को डिवाइड किया जाता है, नेचुरल नंबर, सारी चीज़ें। तो आप सभी प्रीवियस यानी जो हमारी वीडियोस पिछला है आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आपका प्रश्न एक घात वाले प्रश्न पूछा गया था, जो आपका नंबर जो है 80वां नंबर क्वेश्चन था। 80 नंबर आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आप सभी देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन में कि वो घात वाले प्रश्न पूछे थे, पावर में कौन बड़ा है, यानी जैसे हम कहें निम्न में से कौन सी बड़ी है। निम्न में से कौन बड़ा है। पहला ऑप्शन में दिया, यानी पहले में दिया गया था 1/2 की पावर -6, 1/2 की पावर -6 ये लिए दिया गया था। दूसरे में लिखा गया था कि 1/4 की पावर -3, 1/4 पावर -3। और तीसरे ऑप्शन में आपका दिया गया था 1/3 के पावर -4, ये तीसरा था। और चौथे वाले ऑप्शन में दिया गया था कि 1/6 पावर -2, 1/6 पावर -2, ये आपका क्वेश्चन था। अब बताइए, मैंने आपको पावर में बताया था किस तरह से हम पावर को करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर -6 दिया गया तो हम क्या करेंगे। अगर पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन नंबरों को क्या करते हैं, पलट देते हैं। जैसे 1/6 है तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 को हम लिख सकते हैं -6 है। तो इसको हम पावर को जब पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर -6, यानी पॉजिटिव आपका 6 हो जाएगा, 6 पावर 6 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा 1/2 है, यहाँ पे क्या है 1/2 है। तो जब 1/2 है तो आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 की पावर 6। इसकी वैल्यू क्या आएगा, 2 पावर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 32 2 जा 64, ये आ गया 64। अब आप दूसरा 1/4 की पावर -3 है तो इसको क्या करेंगे, 1/4 है की पावर -3 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी 4 की पावर 3। अब अपान 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है कि किसी भी नंबर का अगर आप अपान 1 लिखते हैं तो वही नंबर आपका सेम आता है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी ये भी आपका 64, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, बराबर है। अब आगे क्या है, 1/3 पावर -4 है तो हम 3 पावर 4 आपको लिख देंगे, तो 3 पावर क्या हो गया, 4 लिख दिया गया। अब इसका कितना आ गया, 3 3 जा 4, 3 जा यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी यहाँ पे आपका आ गया 81। यानी अभी तक आपने क्या देखा, तीसरा वाला बड़ा दिख रहा है। अब आते हैं 1/6 पावर 2 का, यानी कि 1/6 पावर 2 तो आपका यानी कि यहाँ पे -2 है, तो क्या होगा, इसको भी पलट देंगे, यानी 6 पावर 2 तो क्या हो गया 36, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको दिख रहा है नंबर 3 आपका बड़ा है। तो ये आपका घात पे आधारित नंबर 18 क्वेश्चन 2020 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी पावर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम पावर को करते हैं, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर, यानी a की पावर अगर m मल्टीप्लाई a की पावर n अगर दिया गया तो बेस इक्वल होता है तो पावर हम ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं। अगर यह डिवाइड हो जाए a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर बेस सेम होता है तो। लेकिन यदि बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो क्या करेंगे, उसी बेस को मल्टीप्लाई करके पावर हम केवल एक बार ही उसको लगा देंगे। तो ये आपका नंबर 18 था। तो आप सभी क्लियर हो गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नंबर कौन सा 18 आपका ये पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आप अगर 1 से 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक के 100 तक यानी 1 से 100 के बीच में आपकी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी जिनमें 4 मौजूद हो, बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हो जिनमें आपका 4 क्या हो, इसमें 4 मौजूद हो, 4 आपका उपस्थित हो, 4 उपस्थित हो लेकिन वो 4 से डिविजिबल न हो, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो मैंने आपको नंबर बताया था कि अगर हम लिखते हैं, कोई भी नंबर अगर लिखते हैं 1 से 100 तक, तो कितनी बार 4 की संख्या आएंगी, यानी हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का टोटल आपके 1 से 100 तक की अगर हम कहा जाए तो टोटल आपके 19 संख्याएं होती हैं। और अगर कहा जाए कितने बार 4 आएगा तो आप क्या कहेंगे, 20 बार आपका 4 आएगा। ठीक है, अगर 9 कहा जाए तो 9 भी 20 बार आएगा 1 से 100 तक के बीच में। तो इस तरह से हम प्रश्न लिख देते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया था। ये सारे जो आज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी यानी कि सीसैट 2020 के हैं। 2020 के सीसैट पे हम ये सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो लिख दिया गया था 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं, 1 से 100 तक यानी मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 मौजूद हो, जिनमें 4 उपस्थित हो और 4 से क्या ना हो, यानी 4 से कटे न, यानी 4 से विभाज्य न हो, 4 से विभाज्य न हो। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर आपका है 43, प्रश्न नंबर 43। अब ये भी आपको बताया जा चुका है कि कैसे संख्या, देखिए संख्याएं भी पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए, इसी प्रश्न में अगर पूछा जाए 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 मौजूद हो, तो आपका आंसर क्या होगा 19, जो कि मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बता दिया हूं। अगर पूछा जाए कितनी 4 आएंगी, 4 की संख्या कितनी आएंगी, तो आपका 20 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा गया तो हम यहाँ पे कितना आएगा, 19 आएगा, क्योंकि संख्याएं पूछा जा रहा है ऐसे कितनी संख्याएं हैं, 19 तो होगा, लेकिन वो 4 से डिविजिबल यानी 4 से विभाज्य न हो, ऐसी संख्याएं आपको लिखना है। तो ऑप्शन हम दे देते हैं, तब से आप सभी करिए, जो लोग क्लास ले चुके हैं वो लोग जल्दी से इसके आंसर कमेंट में बता दीजिए। ए आपका 5 दिया है, बी आपका दिया है 11, डी आपका दिया गया है 11 और सी आपका दिया गया है, सी नंबर पे दिया गया है 12 और डी में आपका दिया गया है 13। ये आपका कुछ प्रश्न है जो कि नंबर 43 है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल यूनिट डिजिट का 4 लेना है और 10 डिजिट का 4 लेना है और फिर आप देख लीजिए उसमें कितने डिविजिबल है। अगर हम यूनिट डिजिट का लेते हैं, जैसे आपको यूनिट डिजिट का लेना है तो आप यूनिट डिजिट ले लीजिए। तो यूनिट डिजिट में कितनी नंबर आते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट में कितने नंबर आते हैं वो हम लिख देते हैं, माने इकाई के अंक में। तो इकाई के अंक में एक तो 4 आएगा, ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 14,
उसके बाद 24 आएगा, यानी हम यूनिट नंबर ले रहे हैं कि जो आपका यूनिट नंबर में 4 आए। उसके बाद 34 आएगा, उसके बाद आपका कौन सा आएगा 44, उसके बाद यानी कि 54, फिर आपका आएगा 64, उसके बाद 74, फिर 84 और 94। इतनी संख्याएं आपकी आएंगी। अगर 10 डिजिट में कहा जाए तो कितने में आएंगी, यानी 10 डिजिट में अगर कहा जाए तो वो आएंगे, कहाँ से शुरू होगा 40 से शुरू होगा हमेशा। 40, 41, 44, उसके बाद 45, 46, 47, 48, 49, उसके बाद बस। ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि और कौन सा, यानी 40, 41, 42 और 43 मैंने अभी नहीं लिखा है। 42 एंड 43, 42 और 43 जो है यहाँ पे भी आपका 10 डिजिट में नंबर में होता है। तो 1 2 यानी टोटल आपका 20 नंबर है जहाँ पे उपस्थित है 4, लेकिन यहाँ पे 44 44 क्या है, कॉमन है, दोनों में है, तो इनको हम लेना ही नहीं है। अब आप चेक करिए, आपका एक आप लेंगे, इसको डबल नहीं लेंगे। अब बताए 4 से डिविजिबल कौन कौन से संख्या है, आप चेक कर ले 4 से कौन है, ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से है, ये भी 4 से है, तो ये आपने डबल लिया है, उसको आप सिंगल ले लीजिएगा। ये भी 4 से है, डिवाइड हो जाएगा, और ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। और आपका कौन सा नंबर है 40 भी 4 से डिवाइड, उसके बाद 48 भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब बताए कितने नंबर आपके बच गए जो 4 से डिवाइड न हो और 4 आपका उपस्थित भी हो। तो आपका 1 नंबर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर आपके हो गए 12 नंबर यहाँ पे आपका हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो बताइए इसमें क्या है आपका, बहुत ही थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो ये आपका नंबर 43 था, 2020 का ही था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप सभी को क्लियर हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जैसे कोई नंबर दे दिया गया था, पॉइंट में लिख दिया गया था, अब आप उसको कैसे करेंगे। और जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि ये, यानी कि लिखा गया था आवर्त दशमलव, आपको मैंने दशमलव में भी बताया हूँ कि दशमलव में क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछता है, इतना भी आप हाई लेवल का जो है नहीं रहता, लेकिन ये थोड़ा सा शब्द पे आप ध्यान दिया करिए। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था, एक आपका आवर्त दशमलव निरूपण था, आवर्त दशमलव निरूपण, आवर्त दशमलव निरूपण में 1.27, 1.27, 1.27, उसके बाद फिर आपका 27 था, 1.27, 27, इस तरह से नंबर आपके इनफाइनाइट तक चली गई। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा दशमलव है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये कौन सा दशमलव है, शांत है कि अशांत है, तो कौन सा दशमलव है, क्या था, आवर्त दशमलव निरूपण
में था आपका 1.272727 इस तरह से नंबर आपका इनफाइनाइट तक चले गए। तो ये कौन सा दशमलव है, शांत है अशांत है? ये आपका अशांत दशमलव है। यानी कि जब किसी पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद अगर संख्या का यानी कि कहा जाए कि वो संख्या बार बार आ रहे हैं, ठीक है, वो संख्या जब बार बार आ जाए यानी कि एक प्रकार से रिपीटेशन होने लगे तो आप कहेंगे वो अशांत दशमलव है। अगर रिपीटेशन ना हो और कभी डिवाइड भी ना हो तब पर भी वो आपका अशांत दशमलव है। तो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे पूछा गया था कि किसके समान है, पूछा गया था कि ये किसके समान है। किसके समान है। अब आपके ऑप्शन में दे दिया गया था नंबर ए, बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन में दिया गया था 13/11 ए में दिया गया था, 13/11 और बी वाले पार्ट में दिया गया था 14/11 और सी वाले पार्ट में आपके दिया गया था 127/99 और डी वाले पार्ट में आपके दिया है 137/99। अब बताइए इसको कैसे करेंगे आप, इसको किस तरह से आप करेंगे। तो आपको पहले ये करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर दें। कैसे सिंपल करें, आपको पता है कि ये रिपीटेशन हो ही रहे हैं। तो रिपीटेशन जब होता है किसी नंबर को तो हम एक तरह से हम इसको लिख लेते हैं कि हम x मान लेते हैं इसको नंबर को। चलिए हम मान लिए कि ये आपका x है, क्या करेंगे आप x मान लेंगे। x इज इक्वल टू 1.272727 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहा है। जब मैंने x मान लिया, अब दोनों तरफ एक काम करिए, 100 से एक प्रकार से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा कि 100x ये आपका 100x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 127.2727 ये आपका हुआ कि नहीं। 1 पॉइंट यानी 127 उसके बाद पॉइंट, क्योंकि दो नंबर आपके क्या गए आगे बढ़ गए, दो नंबर क्या हो गया बढ़ गया है। कितने बढ़ गए नंबर, ये बढ़ गए हैं। तो अब एक काम करिए, अब ये एक ध्यान आप ये देंगे कि यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया कि नहीं, एक 100x का और ये का, दो इक्वेशन बन गया। अगर हम इसमें में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दें नीचे वाले को ऊपर में से, तो आपको पॉइंट हट जाए, यानी ये जो दशमलव बाद का नंबर है वो हट जाएगा कि नहीं, आप बताएं हट जाएगा नहीं। अगर 127 यानी इसमें में से 127 ये आपका नंबर है, इसमें से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो पॉइंट वाला नंबर हट जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। इसीलिए ये किया गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि मुझे पॉइंट हटाना है तभी आपका ये नंबर आएगा, पॉइंट नहीं हटाएंगे तो थोड़ा सा आपका दिक्कत हो जाएगा। तो अब आप करेंगे 100 में से x को निकाला तो कितना आ गया 99x, और 127 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 126, और पॉइंट का नंबर सेम था इसलिए वो दोनों क्या हो गए सब्ट्रैक्ट हो गए। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया है 126/99। अब बताइए कितना आया 126/99। क्या ये ऑप्शन में अभी नहीं, 127/99 यहाँ पे दिया गया है सी में, लेकिन 126/99 नहीं आया है।
तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 3 4 जा और 3 2 जा, ठीक है, और 3 3 जा, ये आ गया 42/33। अब भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा, 3 4 जा और 3 11, तो ये आ गया 14/11। तो 14/11 कहीं पे है, तो आपका बी ऑप्शन में ये मौजूद है, तो आपका बी क्या हो गया, सही हो गया। तो आपने अभी तक देखा 3 क्वेश्चन, ये भी आपके नंबरों पे आधारित है, कोई आपको बहुत ज़्यादा आपको फार्मूले का यानी प्रयोग नहीं है, नंबर का थोड़ा खेल है, बस आप नंबरों पर अगर ध्यान देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद नंबर आपके क्या हो गया, रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि हमें किस तरह पॉइंट को हटाना है। अब ये हटा करके आप 100 नहीं कर सकते कि हटा करके जो है हम 0 0 बढ़ाते जाएं, हम आपको अपॉन में यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या काम करिए, एक्स मान लिया करिए, फिर वहाँ पे आप ऐसा करिए कि जो नंबर है वो पॉइंट के बाद का नंबर वो हटना चाहिए, वो आप करिए। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे किया गया कि पॉइंट का नंबर हटाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से आपका कितने 3 क्वेश्चन हो गए। अभी आगे देखिए कितने आपके क्वेश्चन आते हैं। एक आपका ये क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखिए कि क्या दिया गया। देखिए रीजनिंग पार्ट में भी आपका नंबर आ सकते हैं, ये मत आप सोचिए कि रीजनिंग में नंबर सिस्टम का कोई यूज नहीं होता। नंबर सिस्टम का रीजनिंग में तो और ज्यादा यूज होता है। तो ये रीजनिंग का पार्ट है। देखिए नंबर पे किस तरह से आए हैं कि लिखा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन में दिया गया है कि सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, मतलब जितने भी संख्याएं हैं वो 2 से क्या है, यानी कट जाएंगे। और दूसरे यानी कथन में ही एक टॉपिक और दिया गया कि सभी संख्याएं 3 से भी विभाज्य है, यानी 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो यहां पे कहा गया कि सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। अगर निष्कर्ष में कहा जाए क्या सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम देख लेते हैं कि क्या 6 थे, 6 को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 और 3 आते हैं, यानी 6 के जितने भी नंबर हैं, 6 हो या 6 के जितने भी मल्टीपल आपके नंबर हो, वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या पहला निष्कर्ष आपका सही है कि सभी संख्या 6 से विभाज्य हैं? अगर जितने भी 2 के आपके यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यहाँ पे ये नहीं, इसका मतलब कथन का ये नहीं कर रहा है कि 2 से विभाज्य वाले नंबर भी ले लें और 3 से विभाज्य वाले नंबर ले लें। निष्कर्ष में ये कह रहा है कि सभी संख्या 2 से विभाज्य और सभी संख्या 3 से विभाज्य, मतलब जितने भी संख्याएं हैं वो 2 और 3 से विभाज्य हैं। जो भी हम संख्याएं यहाँ पे लिख रहे हैं वो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य है। तो बताइए क्या 6 विभाज्य है? जी, तो 6 आपका विभाज्य है। तो निष्कर्ष 1 तो आपका निकलता है, निष्कर्ष 1 तो निकलता है, निष्कर्ष 1 में कोई समस्या नहीं है, निष्कर्ष 1 आपका सही है। अब निष्कर्ष सेकंड में कह रहा है कि सभी संख्या 4 से विभाज्य है। अब ये बताइए सभी संख्याएं 4 से विभाज्य कैसे हो सकती हैं जब 3 से कह रहा है कि वो 3 से संख्या विभाज्य हो। तो 4 से जितने बार 4 आपका विभाज्य होता है, 4 भी आपका 4 से डिविजिबल होगा, फिर उसके बाद 12 के बाद 16 भी 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाज्य हो जाएंगी, लेकिन सभी नहीं। यहाँ पे क्या किया, सभी संख्या 4 से विभाज्य। अगर यही सभी के स्थान पे कुछ लिख दिया होता तो आपका दूसरा निष्कर्ष सही हो जाता। तो कथन निष्कर्ष में आप थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे, नहीं तो चीजें बहुत जल्दी गलत हो जाता है कथन निष्कर्ष में। जैसे आपके कुछ बिल्लियां शेर हैं, कुछ शेर जो है चीता हैं, इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं रीजनिंग में। तो वो वेन डायग्राम के से आप उस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे 4 तो 2 से विभाज्य हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा। 12 आपका 2 3 से दोनों से विभाज्य होगा, और 16 तो आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी कह रहा है तो ये गलत है कि नहीं?
तो दूसरा जो है नहीं निकलता है, दूसरा आपका नहीं निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 2, न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2, और दोनों निष्कर्ष 1 और 2। तो यहाँ पे ए आपका ऑप्शन सही होगा। तो बताइए आपका कथन निष्कर्ष में पूछा कि नहीं नंबर से, इसलिए आपको जो भाज्य विभाज्य है ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 3 से डिविजिबल अगर हम कोई संख्या चेक करेंगे तो क्या करेंगे? उस संख्या को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम देखेंगे क्या वो 3 से डिवाइड है, तो अगर डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड है। इसी तरह 9 से भी है, सभी संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे, अब वो संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड है। तो आपको ये क्लियर हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उस पर आते हैं हम। चलिए अब आपका ये क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करें, क्योंकि पर्याप्त समय होता है आपका, 2 घंटे का टाइम होता है। आपको कितना करना पड़ता है? लगभग 26-27 क्वेश्चन, लेकिन आपको यानी कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन यानी कि 40 आपका 40 प्लस आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मान चलिए कोई क्वेश्चन गलत हो गया, अगर आपने एग्जैक्ट 27 या 28 कर लिया, मान चलिए कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप यानी कि 40 नियरेस्ट आप सही अगर कर लेंगे तो सी सेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आप सभी को दिख रहा है अच्छे से? लिखा है 2 कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं और प्रश्न के उपरांत एक प्रश्न दिया गया है कि S1 में दिया गया n एक अभाज्य संख्या है, मतलब n ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं। और लिखा गया n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। अगर हम n को 4 से उसको डिवाइड करें, 4 से उसको काटे तो एक शेष बचता है। चलिए S1 और S2 दो आपका दे दिया गया है, S1 और S2 आपका 2 पार्ट दे दिया गया है। अब आगे दिया गया, इस पे प्रश्न दिया गया, ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है कि कथन S1 S2 नीचे दिए गए हैं और प्रश्न के उपरांत एक प्रश्न दिया गया है, मतलब एक आपको दे दिया गया है, मतलब एक मैटर दे दिया गया है। अब आपको उसी पे एक प्रश्न दिया है, क्या ये मैटर उस प्रश्न को हल कर देगा कि नहीं, ये यहाँ पे सेंस दे रहा है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन का मतलब समझे क्या है कि एक आपको मैटर दे दिया गया, अब उस पे एक प्रश्न दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए क्या वो मैटर जो दिया गया है प्रश्न को हल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मान चलिए उस मैटर से अलावा कोई प्रश्न दे दिया गया हो, तो आप कहेंगे नहीं, इस मैटर में ये प्रश्न नहीं आ रहा है, नहीं होगा ये प्रश्न सॉल्व। अगर आपका वो मैटर से वो प्रश्न सॉल्व हो गया तो आप कहेंगे यस, आपका वो मैटर जो है हो जाएगा। यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए S1 S2, यानी दोनों अप्लाई होने चाहिए, एक नहीं कि मान चलिए एक अप्लाई हो गया और दूसरा नहीं हो रहा है अप्लाई। यहाँ पे दोनों ही अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे n एक अभाज्य संख्या है। अब प्रश्न दिया गया यदि n 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो n क्या है। अब आपको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि 10 से 20 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो अभाज्य है, जो क्या है, अभाज्य है। तो हम क्या लिखेंगे 10 और 20 के बीच। तो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए तो 10 और 20 के बीच हम लिखे रहे हैं 10 एंड 20 के बीच में जो है कितनी संख्या है, एक तो 11 है, ठीक है, 12 तो है नहीं, 13 है, उसके बाद 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, बाद 16 भी नहीं है, 17 है, 18 भी नहीं है, 19 है। ये 4 संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य हैं। चलिए n एक अभाज्य है तो अभाज्य 1 2 3 4 4 आपके हो गए अभाज्य, ठीक है। अब लिखा है n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है, तो 4 से विभाजित इसको करें, क्या एक शेष आएगा 11 को? नहीं आएगा।
तो ये आप क्या करेंगे, ये आपका नंबर नहीं होगा। क्या 13 को अगर 4 से विभाज्य करें, क्या वो आपका एक शेष आएगा? हाँ, 4 3 जा 12 और 13 में से 12 को निकाले तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक शेष आना चाहिए, तो 13 में से 12 को निकालेंगे, एक आपका शेष आएगा। हाँ, 13 आपका है। क्या 17 है? 4 4 जा 16 और 17 में से 16 को निकाले तो एक आपका आ गया। तो ये भी आपका हो सकता है, यानी हो सकता है, नहीं है, 4 से डिवाइड करने पर एक शेष आएगा ही आएगा। और 19 को अगर करें तो ये भी एक शेष 4 से डिवाइड करने पर शेष नहीं आएगा। 4 से क्या करें, इन सब संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दो संख्याएं आपके पास है, 13 और 17, ये दो संख्याएं आपका है। लेकिन प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि यदि n 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है, देखिए एकमात्र प्राकृतिक, लेकिन यहाँ पे एकमात्र नहीं है, यहाँ पे दो है, तो कैसे हम कर सकते हैं? यहाँ पे दो है, एक नहीं है। अगर केवल एक ही होता तो आपका यहाँ पे पहला बात तो ये है कि S1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर कह दे कि n एक अभाज्य संख्या है, केवल हम पहला ले ले n एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 11 13 17 19 10 से 20 के बीच में आया है, लेकिन एकमात्र प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, चार हैं आपके, एक नहीं है, ठीक है। और S2 कह रहा है कि n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है, ठीक है, 4 से विभाजित करने पे दो नंबर आपके आ रहे हैं, लेकिन यहां पे लिखा है एकमात्र प्राकृतिक संख्या, यहां पे दोनों ही नहीं है, यानी आपका डी ऑप्शन उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। S1 भी नहीं है, S2 भी नहीं है, ठीक है। यहां पे आपको ये क्लियर हो गया। तो प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो यहां पे आप सभी को कोई दिक्कत, आप सभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये भी आपके नंबर पे ही था, अभाज्य अभाज्य जो आपका ये सिंपल सा होता है, लोग कहते हैं ठीक है अभाज्य अभाज्य सब ऐसे पढ़ लेंगे, ये आपका इस तरह से प्रश्न आपका बनेगा। तो आप सभी ध्यान पूर्वक जब पढ़ेंगे तब चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे क्या आपका डी ऑप्शन आपका सही है। तो आप सभी पढ़ लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। तो कितने क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं? 3 वो हुआ था, 2 वो, कुल मिला के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आप सभी ध्यान में रखिएगा कितने क्वेश्चन आपका नंबरों पे आधारित आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं। अब देखिए आगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी पढ़ लिए, सभी लोग क्लियर हो गए? तो प्लीज आप सभी कमेंट जरूर करिए कि हाँ क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका, यानी कि ये नंबर हम बता देते हैं कौन सा नंबर ये प्रश्न पूछा गया था। तो 32वां नंबर था, ये 32वां नंबर था। और आप ये काउंट करते रहिएगा कितना क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपके, यानी कि नंबर सिस्टम पर आधारित कितने क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पहले ध्यान से पढ़िए आप, ये भी आपका रीजनिंग में आया था इस तरह का क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम केवल आपका मैथ में नहीं, रीजनिंग में भी इसका यूज होता है। आप सभी को चीजें क्लियर दिख रही है? यहां पे लिखा गया है कि दो संख्याओं के संबंध में दो कथन S1 और S2 दिए गए हैं और उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। S1 उनका गुणनखंड 21 है और उनका योग 10 है, तो वे दो संख्याएं क्या है? तो ये आपको ध्यान देना है कि देखिए जो पहला प्रश्न, जो अभी इसके पहले मैंने जो प्रश्न
कराया उसी के आधार पे है। यानी कि 2 टॉपिक दे दिए हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो चीज उन 2 टॉपिकों से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या केवल एक ही पर्याप्त है टॉपिक? मान चले 2 टॉपिक दे दिया, 2 चीज दे दिया गया आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये चीज बनाना है। मान चले 2 वस्तुएं दे दी गई कि ठीक है आप ये दो यानी कि पार्ट में आपको दे दिया गया है कोई चीज। अब आपसे एक कहा जा रहा है कि आपको ये चीज बनाना है, कोई नया चीज आपको बनाना है। क्या अब आपको चुनाव करना है, क्या मुझे एक ही से वो चीज बन जाएगा, क्या मुझे दोनों लेना पड़ेगा कि दूसरे से ही काम चल जाएगा, यानी दूसरे से ही हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे इस तरह का प्रश्न ये दिया गया है। क्या दोनों को लेना पड़ेगा वो चीज बनाने के लिए, कि केवल एक ही पर्याप्त है, कि दूसरा पर्याप्त है, कि पहला पर्याप्त है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 2 चीज दिया है, इनका गुणन यानी उनका गुणनखंड 21 है, ठीक है। 2 संख्याओं के संबंध में 2 कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं और उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। उनका गुणनखंड 21 है, उनका योग 10 है। तो वे 2 संख्याएं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथनों और प्रश्न के लिए सही है? क्या S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? क्या S2 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? क्या दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु न तो अकेला S1 और न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए हम देखते हैं उनका गुणनखंड। हमें वे 2 संख्याएं क्या हैं, मुझे दोनों संख्याओं को निकालना है। तो उनका गुणनखंड यानी मान चलिए संख्या एक x था एक y था, ठीक है, हमने मान लिया एक x था एक y था। इनका गुणनखंड मतलब x इंटू 2 x इंटू वाई इज इक्वल टू 21 है और उनका योग x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। क्या आप बताइए कि पहले से यानी S1 ये दिया गया S2 ये दिया, क्या आप x इंटू वाई इज इक्वल टू 21 से क्या आप निकाल लेंगे वो संख्या? हाँ या ना? क्या वो संख्या निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्या केवल S2 को ही ले लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर करना है तो 5 5 10 55 हो सकते, यानी कि 5 और 5 5 हो सकते, 7 3 10 7 और 3 भी हो सकते, कई सारे हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो संख्या निकालना एग्जैक्ट। तो चलिए क्या दोनों, अब हम दोनों को ले लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। चलिए तो यहाँ पे एक चीज आपको करना पड़ेगा जो कि अलजेब्रा का पार्ट है, तो ध्यान से देखिए। पहले हम x प्लस वाई अगर दिया गया है आपको, तो x माइनस वाई अगर आ जाएगा तो हम संख्या तुरंत निकाल लेंगे। यानी कि जैसे इस तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू कोई नंबर दे दिया गया, जैसे 10 दे दिया गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दे दिया गया, तो हम इसको निकालना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक वही संख्या अगर x और y हो, इसी का फिर उसी संख्याओं का अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या होता है कि ऐड करने पे ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 15 हो गया है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 कर देते हैं। इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी आपको करना पड़ेगा, x माइनस वाई ले आना ही ले आना है। तो कैसे आप करेंगे, इन्हीं दोनों के थ्रू आपको करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको वर्ग कर देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों वर्ग कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है, किस लिए वर्ग किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि x माइनस वाई जब हम निकालेंगे तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। मेरे पास एक्स वाई है, ये आपका एक्स वाई है, लेकिन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है। तो कहां से निकलेगा, यहां से, इस तरह से। x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 10 10 100। इसको हम स्टॉप करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू लिख देंगे 21, ठीक है। यहाँ पे 21 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 100। 21 2 जा 42 और 42 को मैं 100 के बाहर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है, क्या था यहाँ पे पॉजिटिव था, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 42। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 58। 58 आपका आ गया। अब यहीं पे हम बस पुट कर देंगे 58 माइनस 42 टू जा यानी कि 21 टू जा, तो बस यहीं पे आप पुट कर दिए। ये क्या हो गया? 48 माइनस यहाँ पे क्या हो गया? 21 टू जा 42। तो 48 माइनस 42 कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया है 6। कितना आ गया? 48 माइनस 42 6 आपका आ गया है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 10 जा 100, ठीक है। 21 टू जा 42, तो यहाँ पे आ गया 58। अच्छा यहाँ पे 58 है, यहाँ पे क्या है? 58 हमने लिख दिया है 48, यहाँ पे है 58। 58 में से 42 अगर आप निकालेंगे आ जाएगा 16। तो यहां पे आपको बस यही करना है, यहां पर आप सभी को इसी तरह का इक्वेशन बना करके सॉल्व कर देना है। तो यहीं पे आप सभी को इक्वेशन में सॉल्व कर देना है कि यहां पे क्या आ गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x माइनस वाई कितना आ गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 4। और x प्लस वाई आपका कहां पे आया है? ये x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 10 दिया गया था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसी को आप जब सॉल्व करेंगे y y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू आपका आ गया 14। कितना आ गया? 14। और x इज इक्वल टू आपका आ गया 7। x इज इक्वल टू आपका आ गया है 7। जब x 7 आ गया तो y कितना आ गया? y आपका आ गया है 3। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे वे दो संख्याएं क्या हैं ये निकालने के लिए आपको यस1 और यस2 दोनों ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप दोनों को नहीं लेंगे तब तक आप उन नंबरों को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गया क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले जब x माइनस या x प्लस वाई अगर दे दिया गया, दो नंबरों का ऐड अगर दे दिया गया है, तो अब इसका सब्ट्रैक्ट आपको निकालना पड़ेगा। जब आपका सब्ट्रैक्ट आ जाएगा तब वो संख्याएं आप निकाल लेंगे। और सब्ट्रैक्ट निकालने के लिए आपको होल स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और जब ये वैल्यू आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो इसको आप क्या करेंगे? वर्ग को हटा देंगे, और जैसे ही वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, और x प्लस वाई की वैल्यू पुट करने पर आपको वो संख्याएं निकल जाएंगी। तो यहाँ पे दो कथन यस1 और यस2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु न तो अकेला यस1 और न ही अकेला यस2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर दो मैटर आपको दे दिया गया और उससे आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आप ये चेक करेंगे क्या पहला ही मैटर पर्याप्त है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, कि क्या दोनों ही पर्याप्त है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्या केवल जो है दूसरा ही पर्याप्त है, क्या दोनों को मिलाकर के ही वो प्रश्न का हल हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपका नंबर पर ही आधारित क्वेश्चन है। अभी तक आपका 6 क्वेश्चन हो गया है नंबर पर आधारित। अब देखिए ये क्या है, इसको आप सभी सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर कर
आप सभी कमेंट में बताइए क्या होगा इसका। तो आप क्या करेंगे, केवल आपको नंबर ए बी सी नंबर पुट करके देख लीजिए कि क्या ये इक्वल होते हैं नहीं, नंबर आप पुट करके देख लीजिए। तो जल्दी से आप पहले इस क्वेश्चन को करिए। अभी तक हमने क्या कितना 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, सभी आपके नंबर पे ही थे, क्या नंबर पे थे सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्या प्रश्न जो है होता आसान है लेकिन थोड़ा सा वो क्रिटिकल बना देते हैं, तो आपको प्रश्न समझिए तब जाके चीज़ें बहुत आसान हो जाए और आपका पेपर जो है क्वालिफाई आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए यहाँ पे एक एक नंबर पुट करिए, एक आप पुट करिए यहाँ पे जहाँ पे आपका क्रॉस आपका गोला में दिया गया है। जल्दी से आप करिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले आप 2 पुट कर दीजिए। क्या पुट करिए, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस 1 के बाद आप 2 कर लिए प्लस 22 कर दीजिए। अभी आपका 50 भी है, अभी आपका 50 भी है, यानी कि यहाँ पे 52 हो गया प्लस 22 हो गया प्लस 21 हो गया इज इक्वल टू 122। क्या ये 22 आएगा? आप ऐड करके देख लीजिए क्या आएगा कि नहीं। तो यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं। 3 हो गया 3 2 5 5 2 7 7 2 9, यानी ये आपका होगा ना यूनिट डिजिट में आपका 2 है। अब हम एक काम करते 3 पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस 1 3 प्लस 5 3 प्लस 3 3 और प्लस 3 1 इज इक्वल टू 1 3 3। अब आप इसको चेक कर लीजिए यूनिट डिजिट। तो यूनिट क्या है 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13। अब 1 आपका है तो 3 3 6 6 5 11, आपका एलसीएम एक 12 हो गया 13, तो टोटल आपका 13 ये आपका निकल रहा है। तो बी आपका ऑप्शन सही हो गया। तो ये भी आपका एक प्रकार से नंबर पर ही आधारित क्वेश्चन था। अभी तक कितने हो गए हैं? अभी तक 7 हो गए हैं क्वेश्चन, जो कि आपके केवल सिंपल नंबर पे हैं, केवल आपके क्या है नंबर पे ही क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप बताइए ये क्वेश्चन क्या होगा। यहां पे लिखा गया है कि n के किस मान के लिए संख्या 10 की पावर n प्लस 1 में अंकों का योग 2 है। अंकों का योग 2 है, यानी कि हम n का कोई भी n किस मान के लिए मतलब हम कोई भी मान करें, चाहे 1 2 3 4 5 6, क्या हम वो नंबर यहाँ पे रखे कि में अंकों का योग 2 आ जाए। क्या केवल n की पावर 0 हम रख, यानी n जो है 0 पुट कर दें? क्या हम n को 0 पुट कर दें तो आपका ये मान आपका यानी कि इसको सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा? क्या मैं किसी पूर्ण संख्या n के लिए, अब पूर्ण संख्या क्या है, उसके बाद केवल किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, कि हम केवल पॉजिटिव आपका ले ले, किसी वास्तविक संख्या n के लिए, यहां पे क्या होगा? तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम केवल n के 0 पुट कर देते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 10 की पावर n को हम 0 कर दिए प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, n के लिए आया है, लेकिन केवल अगर कर रहा है तो अगर हम 2 जरा पुट कर दें, यानी 1 पुट कर दें यहाँ पे 10 की पावर 1 n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर और 1, तो यहाँ पे 10 प्लस 1, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है अंकों का योग, यानी हम जितने अंक हैं, यानी 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि 10 1 को ऐड कर दे तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये शब्द पर जाइए कि अंकों का योग 2 आना चाहिए, जितने भी अंक यहाँ पे मौजूद हो, चाहे वो 15 इस तरह से लिख दे, 15 55 प्लस 60
तो अंकों का योग क्या हो जाएगा इसका, तो हम इस तरह से लिखते हैं, ये आपका है अंकों का। तो यहां पे 10 की पावर 1 भी रखने पर आपका क्या आ जा रहा है, अंकों का योग 2 आ गया। तो यानी ये आपका ऑप्शन तो गलत ही है, केवल 0 के लिए नहीं है, 1 के लिए भी आ रहा है। अब चलिए जरा 2 के लिए थोड़ा चेक कर लेते हैं, 10 की पावर 2 रखने पर क्या आएगा। 10 पावर जैसे 2 रखें +1, तो 10 पावर 2 100 और +1। अब अंकों का योग अगर करेंगे तो यहां पर 2 यहां पर भी आ रहा है, 3 रखने पर भी आएगा, क्योंकि हम 10 का पावर कोई भी नंबर हम लिख देते हैं। 10 के पावर कोई भी नंबर, क्या हम n इज इक्वल टू हम 0, यानी पावर अगर n है, n की वैल्यू 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक रख दे, तो उसका अंकों का जो योग होगा, यानी अंकों का जो योग होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। कोई भी नंबर हम पुट कर दे n को, तो n का नंबर हम कोई भी पुट कर दे, 0 1 2 इनफाइनाइट तक पुट कर दे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, 10 की पावर n, तो हमेशा 1 ही होगा। और प्लस आपका आगे 1 दिया गया है, तो इज इक्वल टू 2 आपका आएगा। तो क्या वो पूर्ण संख्या है, तो यस, किसी पूर्ण संख्या n आपका है, और केवल किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए और किसी वास्तविक संख्या n के लिए। तो यहां पे आपका क्या, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ये क्या है। अभी तक आपका 8 क्वेश्चन हो गए हैं। यहां पे देखिए क्या दिया गया है, यहां पे दिया कि अनुक्रम 14 18 20 24 30 32 और किसी प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, और निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है। तो यहां पे ये आपको ध्यान देना है कि किसी प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, यानी कि एक अभाज्य संख्या का क्रम यहां पे दिखाई देता है। लेकिन आपको यहां पे जो अनुक्रम बनाया गया अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि 14 18 20 24 30 32 ये सभी आपका भाज्य संख्या है। तो यहां पे अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या की बात कर रहा है लेकिन यहां पे दिया नहीं गया है। तो आप थोड़ा सा सोचिए इस तरह से, 14 दिया गया है, 18 दिया गया है, 20 दिया गया है, 24 दिया गया है, 30 दिया गया है और 32 दिया गया है। अब आगे कर रहा है कौन सा नंबर आएगा। अनुक्रम तो प्राप्त होता है अभाज्य संख्या का। चलिए हम देखते हैं 14 के आगे पीछे कोई अभाज्य संख्या है, आगे है कि पीछे है, ये मुझे ध्यान देना है। तो हाँ आगे है, कौन सी है, 13 है, 14 के आगे है, पीछे नहीं। क्या 18 के आगे कोई है, हाँ है, कौन सा है, 17। क्या 20 के आगे है, हाँ है, 19। क्या 24 के आगे है, हाँ है, 23। यानी ये अनुक्रम आपको बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या 30 के आगे है, हाँ है, 29। क्या 32 के आगे है, हाँ है, 31। क्या अब ऐसा कौन सा आगे नंबर आएगा जिसके आगे 31 होगा, तो आप कुछ ना करिए, मतलब 32 होगा तो 31 यानी कि 29 के बाद 31 है, 31 के बाद कौन सा आएगा, 31 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा। क्या 32 तो आपको लिखा गया, क्या 33 अभाज्य है, नहीं। क्या 34 है, नहीं है। क्या 35 है, नहीं। क्या 36 है, नहीं है। क्या 37 है, हाँ 37 है। तो 37 के बाद क्या आएगा, किसके आगे है 37, तो 37 38 के पहले है। तो क्या आपका सही हो गया, बताइए। तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको जो है शब्दों में थोड़ा सा उलझा दिया गया है बस, नहीं तो बहुत आसान है क्वेश्चन ये।
कह रहा है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य का एक अनुक्रम प्राप्त होता है। कि क्या अभाज्य का अनुक्रम प्राप्त होता है? कि जितनी भी यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं उनके पहले, जस्ट पहले, या पहले कहा जाए या जस्ट पहले कहा जाए, यानी पहले अभाज्य संख्या मौजूद है। तो बस उसी तरह गणितीय संक्रिया हम कर लेंगे। तो आपका 38 आपका ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। तो 8 क्वेश्चन आपका अभी तक हो गया है। अभी और भी आपका नंबरों पे आधारित है। तो बताइए भाज्य भाज्य आया कि नहीं? नंबर पे आधारित यानी नंबरों, यानी नंबर सिस्टम सबसे मेन चैप्टर होता है सी सेट में। नंबर सिस्टम नहीं अगर आएगा तो आप क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पार्ट में बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो नंबर बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं, यानी कि अब हम जो नंबर पे आधारित नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं। अभी तक आप देख लिए 8 क्वेश्चन। आपका सी सेट क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए? 26 पॉइंट कुछ है, यानी लगभग 27 क्वेश्चन आपको करना है, जहां से 8 आपका यही हो गया। अभी और भी सारे क्वेश्चन है जो कि नंबर पर आधारित है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में।